नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी गुरुकुल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है आपका प्योर सब्सटेंस। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस, ठीक है। अगर हम बात करें प्योर सब्सटेंस की, तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। मतलब पूरे मिक्सचर में केमिकल कंपोजिशन क्या होगा? आपका कांस्टेंट रहेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स फेस। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, इट इज ए सब्सटेंस, it is a substance of constant chemical composition, constant chemical composition throughout its volume of mixture irrespective of phase। मतलब फेस चाहे कोई भी हो, उसका केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट सेम होना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ फेस। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल देखिए। प्योर सब्सटेंस के कुछ एग्जांपल आपके होते हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात करें प्योर सब्सटेंस के, तो एक तो हो गया आइस। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में भी इसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? H2O लिक्विड। ठीक है, इसका भी H2O ही होता है। ठीक, लिक्विड H2O। और अगर हम स्टीम ले ले तब भी H2O। आइस प्लस लिक्विड तब भी ये होता है। ठीक है, अब इसमें चाहे हम ड्राई एयर का भी प्योर सब्सटेंस होती है। ठीक है, गैसियस एयर भी आपकी प्योर सब्सटेंस होती है। इसमें एक चीज़ याद रखना, एटमॉस्फेरिक एयर वो आपकी प्योर सब्सटेंस नहीं होती। यानी आपके यहाँ पर लिखता हूँ नोट में यहाँ पर आपका आएगा एटमॉस्फेरिक एयर इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर आपकी प्योर सब्सटेंस नहीं होती है, बिकॉज द परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट, क्योंकि क्या होता है इसमें ह्यूमिडिटी होती है ना, कम ज़्यादा होती रहती है। बिकॉज द परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, इसी वजह से। ठीक है, बिकॉज क्योंकि ह्यूमिडिटी एयर की हर प्लेस टू प्लेस में चेंज होती रहती है, इसलिए एटमॉस्फेरिक है। बिकॉज वाटर कंटेंट, परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो because water vapor content changes, because water vapor content changes। ठीक है, इस वजह से आपका क्या होता है, वो प्योर सब्सटेंस नहीं होती। गैशियस एटमॉस्फेरिक एयर आपकी प्योर सब्सटेंस नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्योर सब्सटेंस के रिप्रेजेंटेशन कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन टीएस का। हम प्योर सब्सटेंस के इसमें कर्व के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे टीएस कर्व की। ठीक है, प्योर सब्सटेंस में रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन टीएस कर्व। ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन टीएस कर्व।
ठीक है। अब हम बात करें टी एस कर्व की, तो ये आपका टी एस कर्व का डोम होता है। ठीक है, ये आपका आपका टी हो गया, ये आपका एस कर्व हो गया। मैं बताता हूँ सबसे पहले से कैसे करते हैं। ये जो लाइन है ना आपकी, इसे बोलते हैं सेचुरेटेड लिक्विड लाइन। है मतलब यहाँ पर क्या टोटल आपका लिक्विड है। ठीक है, तो इसको आप बोलेंगे सेचुरेटेड लिक्विड लाइन। इस लाइन का नाम है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ठीक है, इसको आप बोलेंगे सैचुरेटेड वेपर लाइन। वेपर लाइन। ठीक है, और जो ये बीच का रीजन होता है, जो ये बीच वाला रीजन होता है, इसको बोलते हैं वेट रीजन। जो ये बीच वाला रीजन होता है आपका, इसको हम बोलते हैं क्या? वेट। एक मिनट, हाँ, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका होता है वेट रीजन। ठीक, इसके इधर जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इस एरिया को बोलते हैं सुपर हीटेड रीजन। ये वाला एरिया जो था आपका, इसको बोलते हैं सुपर हीटेड रीजन। और ये वाला एरिया हो गया आपका सब कूल्ड रीजन। सब कूल्ड रीजन, ये आपका सुपर हीटेड रीजन, ये आपका वेट रीजन, और ये सैचुरेटेड वेपर लाइन, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, टी एस कर्व की यहाँ पर ये चीज़ें हो गई। अब हम बात करेंगे इसमें कांस्टेंट प्रेशर लाइन की। अच्छा हाँ, इस पॉइंट को बोलते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन। जहाँ पर आकर मीट करती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्या? क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका क्रिटिकल पॉइंट की। अगर हम बात करूँ क्रिटिकल पॉइंट पे वाटर सीपी क्या होता है? क्रिटिकल पॉइंट पे सीपी फॉर H2O, सॉरी, क्रिटिकल पॉइंट पे प्रेशर और टेम्परेचर की बात करें तो कितना होता है, तो वो हम यहाँ लिखते हैं सीपी नहीं, प्रेशर एट क्रिटिकल पॉइंट। किससे केस में बात कर रहे हैं हम? ये H2O के केस में कितना होगा? 221.2 बार। ठीक है, ये याद रखना आपको। टेम्परेचर एट क्रिटिकल पॉइंट कितना होगा? 374 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? प्रेशर। ये हो गया आपका टेम्परेचर। किस पे? क्रिटिकल पॉइंट्स पर। अब हम बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर लाइन। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ये तो मैंने आपको जनरल चीज़ें बताई। कांस्टेंट प्रेशर लाइन के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर नहीं, इसमें बताएंगे। कांस्टेंट प्रेशर लाइन आपकी टीएस में कुछ इस तरीके से होगी। मान लो ये आपका टीएस का कर्व है, ये आपका टीएस का कर्व है। इधर आपका टी हो गया, इधर आपका एस हो गया।
तो हम बात करेंगे कांस्टेंट प्रेशर लाइन की। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन आपकी यूं जाती है, डोम के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर लाइन सेम होती है, ठीक है, और उसके बाद आपका यूं चली जाती है। तो ये आपका क्या हुआ, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, ठीक है। यहाँ पर हम पॉइंट्स लगा देते हैं, इसको मैं ले लेता हूँ क्या, टी ए, ठीक है। इस पॉइंट को मैं, सॉरी टी नहीं लगना, ए पॉइंट है ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये आपका सी पॉइंट है और ये आपका डी पॉइंट है, ठीक है। ए बी, सॉरी एक काम करते हैं, एक पॉइंट बीच में मिस हो गया है। ये जो बीच में आपका ना वेट रीजन में भी एक पॉइंट ले लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी भी देखनी है ना। तो वेट रीजन का एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम सी पॉइंट है, इसका नाम डी पॉइंट हो जाएगा, और यहाँ पर जो पॉइंट हो जाएगा उसका नाम होगा ई पॉइंट। तो ई पॉइंट आपका यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका पॉइंट्स हो गए। अब बात करेंगे हम पॉइंट्स जो हमने लिखे, उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको यहाँ से एक चीज़ तो दिख रही होगी साफ साफ, वो क्या है, वो चीज़ आपको ये दिख रही होगी, टी टेम्परेचर एट पॉइंट बी, टेम्परेचर एट पॉइंट सी और टेम्परेचर एट पॉइंट डी क्या है, इक्वल हैं, ठीक है। अब दो चीज़ें होती हैं, एक तो आता है डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग, एक होता है डिग्री ऑफ सब कूलिंग और अंडर कूलिंग। अगर हम दोनों की बात करें वो होता क्या है, तो आप यहाँ देखेंगे, एक होता है आपका डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग, ठीक है, और दूसरा आपका होता है डिग्री ऑफ सब कूलिंग, ठीक है। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग, देखो सुपर हीटिंग रीजन कौन सुपर हीटिंग जोन होता है, ये वाला। तो डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग क्या होगा, टी माइनस टी डी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग, यहाँ पर आपका हो गया टी ई माइनस टी डी, ठीक है। इसी तरीके से आपका डिग्री ऑफ सब कूलिंग हो कितना हो गया, टी बी, क्योंकि सब कूलिंग रीजन वो वाला है, टी बी माइनस टी ए, ठीक है। और इसकी जगह पर मैं क्या और लिख सकता हूँ, मैंने कहा डिग्री ऑफ सब कूलिंग बोलते हैं, और डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ अंडर कूलिंग, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो गया है। अब बात करते हैं हम सुपर हीटिंग क्या होता है, सब कूलिंग क्या होता है, वेट रीजन क्या होता है, इनको डेफिनेशन वाइज कैसे डिफाइन करेंगे। तो आइए उसके लिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा क्या चीज़, सुपर हीटिंग। सबसे पहले आता है हमारा सुपर हीटिंग, ठीक है। सुपर हीटिंग की बात करें तो सुपर हीटिंग क्या होती है, सुपर हीटिंग होता है प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर अबव द सैचुरेटेड वेपर। यानी कि अगर मैं कर्व में बात करूँ ना आपका, तो कर्व में हमने क्या देखा था, ये आपकी सैचुरेटेड वेपर की लाइन थी ये वाली, इससे ऊपर अगर जो हम टेम्परेचर राइज करते हैं उसको बोलते हैं सुपर हीटिंग, सुपर हीटिंग कहते हैं। तो उसी को यहाँ पर लिखा गया है क्या, इट इज़ द प्रोसेस of increasing, it is the process of increasing the temperature, it is the process of increasing the temperature at constant pressure। ये constant pressure लाइन है आपकी, at constant pressure। अच्छा एक चीज़ और, ये तो टी है आपका और ये आपका एस डायग्राम है, टी एस डायग्राम की बात हो रही है अभी। constant pressure above saturated vapor, above saturated vapor, ठीक है। ये तो आपका सुपर हीटिंग हो गया। इसी तरीके से आपका सब कूलिंग होता है। यहाँ पर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर बिलो द सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड रीजन ये होता है, इससे नीचे ये आती है आपकी, ये जो आपका है ये क्या है, ये आपका है सब कूलिंग। तो सब कूलिंग की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे हम सब कूलिंग।
तो सब कूलिंग क्या होता है? सब कूलिंग का मतलब है एक ऐसा प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ decreasing the temperature decreasing the temperature at constant pressure below saturated liquid, below saturated liquid। ठीक है, तो ये आपका हो गया सब कूलिंग। इसके बाद आपका आता है एक, मैंने बताया इसके बाद वेट रीजन। अब वेट रीजन के बारे में जब मैंने बताया था उसके बारे में भी देख लेते हैं। वेट रीजन के बारे में, वेट रीजन की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा वेट रीजन। वेट रीजन की बात करें तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर। वेट रीजन क्या है आपका? वेट रीजन आपका है, इसको हम लिखेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से होगा। ये आपका देखो, जो बीच का रीजन होता है ना आपका, वेट रीजन को अगर मैं डिफाइन करूँ तो ये आपका वेट रीजन है। कौन सा आपका वेट रीजन है? मैंने पहले बताया था। यहाँ पर क्या होता है वेट रीजन में, क्या होता है, ये आपका क्या है? वेट रीजन है, वेट रीजन है। अब देखो वेट रीजन में क्या होता है, वेट रीजन में होता है यहाँ पर आपका सैचुरेटेड लिक्विड लाइन का मतलब टोटली लिक्विड है। यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी देर वेपर बनता रहता है, वेपर बनता है, कंप्लीट वेपर बन जाता है। ठीक है, और तो बीच का जो रीजन है यहाँ पर लिक्विड और वेपर दोनों पाए जाते हैं, इसलिए इसको वेट रीजन कहते हैं। ठीक है, तो इसी के हिसाब से यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ द मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर। वेट रीजन क्या है? इट इज़ द मिक्सचर, it is the mixture of liquid and vapor। एक पॉइंट और पढ़ा हमने, क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट की बात करूं मैं तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर होता है, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट की बात करूं, इट इज़ अ पॉइंट, इट इज़ a point above which liquid will directly फ्लैश ऑफ इनटू वेपर। मतलब यहाँ कहता है इसके बाद आपका जो लिक्विड, यहाँ से देखो यहाँ पर क्या है, लिक्विड, पहले लिक्विड था, लिक्विड फिर यहाँ से धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या हो रहा है, वेपर्स पे सुपरहीटेड वेपर बन रहे हैं। पर यहाँ से आप देखोगे यहाँ लिक्विड डायरेक्टली इस पॉइंट पर, लिक्विड डायरेक्टली फ्लैश ऑफ हो जाएगा वेपर में। तो इन विच लिक्विड विल डायरेक्टली फ्लैश ऑफ इनटू वेपर्स, इनटू वेपर्स। अब यहाँ पर क्या होता है, ये आपका ना, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस पॉइंट की एंथैल्पी में मानता हूँ H1, इस पॉइंट की एंथैल्पी H2, तो इनका डिफरेंस यहाँ पर कुछ H1 माइनस H2 होगा। जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, लाइंस ऊपर जाती जाएंगी। तो आप देख रहे हो क्रिटिकल पॉइंट एक पॉइंट है जहाँ पर एंथैल्पी डिफरेंस क्या है, 0 हो गया है। ठीक है, तो इसको नोट करके लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप समझिए, जैसे मान लो मैंने ये एक कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, फिर दूसरी कांस्टेंट प्रेशर लाइन, जैसे प्रेशर को बढ़ाई जा रहा हूँ, लाइन से ऊपर को शिफ्ट होती जा रही है। अब जैसे मैं यहाँ पहुँचे, यहाँ पर आपको दिख रहा है H1 H2 का 0, तो इस तरीके से यहाँ पर नोट आएगा, नोट द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं इसको, डिफरेंस को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है,
द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एट क्रिटिकल पॉइंट इज़ 0। तो यहाँ पर नोट को हम लिखेंगे द एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन एट क्रिटिकल पॉइंट इज 0। ठीक है, ये तो आपका हो गया। इसके बाद आता है एक टर्म ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन हम जो टर्म देखने वाले हैं उसका नाम क्या है? ड्राइनेस फ्रैक्शन। ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है ये देखते हैं। देखो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होता है। ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको क्या बताता है? ड्राइनेस फ्रैक्शन बताता है क्वालिटी ऑफ स्टीम। ये बताता है आपको क्या बताता है? क्वालिटी बताता है स्टीम की। सबसे पहला तो क्या बताता है? क्वालिटी बताता है किसकी? स्ट्रीम की। ठीक है, अब देखो क्वालिटी किस तरीके से बताता है, मैं आपको पहले ग्राफ के थ्रू समझा देता हूँ। ठीक है, ग्राफ के थ्रू समझा देता हूँ। ये आपका यहाँ पर क्या है? सैचुरेटेड लिक्विड है, मतलब कम्प्लीटली लिक्विड। यहाँ पर सैचुरेटेड वेपर है, कम्प्लीटली वेपर। अब जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं ना, तो वो जब भी हम किसी चीज़ को हीट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करेगा। तो ऐसा तो होगा, पहले वो लिक्विड से थोड़ा सा वेपर बनेगा, थोड़ा सा वेपर बनेगा, यहाँ से जाने वाली लाइन जो जा रही होगी क्रिटिकल पॉइंट पर मिलते हैं CP है। तो ये यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पर क्या है? थोड़ा सा लिक्विड बन चुका, 1% लिक्विड बन चुका, बाकी 90% क्या है? सॉरी 1% वेपर बन चुका, कि 90% क्या है? लिक्विड। फिर यहाँ पर क्या हुआ? 80% हुआ लिक्विड। फिर यहाँ पर 70% हुआ लिक्विड। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर वेपर 90% हो गया। फिर यहाँ पर वेपर 80% था। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ x की वैल्यू, क्योंकि सिर्फ वेपर कितने परसेंट है? 10% चेंज हुआ, तो x की वैल्यू 0.1। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू यहाँ पर पूरी तरह वेपर बन गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ठीक है, तो इस तरीके से ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.2। तो ये बताता है कि आप कितने परसेंट उसमें लिक्विड है और कितने परसेंट क्या है आपका? वेपर है। तो इसी x को हम डिनोट करते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन से। तो इसकी अब डेफिनेशन की बात करें तो हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी, इट इज़ डिफाइन as the ratio of mass. It is defined as the ratio of mass of vapor in a total mass of mixture. In a total mass of mixture. ठीक है, तो ये आपका हो गया। इट इज़ डिफाइन एज द रेशो ऑफ मास ऑफ वेपर इन अ टोटल मास ऑफ मिक्सचर। अच्छा, अब इसकी वैल्यू जो होती है, पूछा जाता है MCQs में, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, तो वो आपको बताना है। जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 से और 1 के बीच में वेरी करती है। इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है? इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में वेरी करती है। वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया किस तरीके से करेगी। ठीक है, इसको मैंने आपको इसका मतलब भी बताया। इसका मतलब आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार बताता हूँ। अगर x की वैल्यू 0.2 है तो इसका मतलब है आपका 20% क्या है? वेपर है, और बचा हुआ 80% क्या है? लिक्विड है। ठीक है, इसके बाद अगर फार्मूले की टर्म में बताना है तो फार्मूले की टर्म में मैं आपको लिख देता हूँ। इसे क्या बोलते हैं? मास ऑफ द वेपर अपॉन में टोटल मास ऑफ मिक्सचर। इसको आप इस तरीके से लिखते हैं। अगर आपको ये चीज़
इसको अगर आपको लिखना है तो आप इसको इस तरीके से लिखते हैं। आ गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन की जो फॉर्मूला है वो उसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू मास ऑफ वेपर अपॉन में टोटल मास ऑफ मिक्सचर, यानी मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। एक नोट यहाँ पर है कि जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू है, मैंने आपको बताया था जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होता है वो अगर हम बात करें तो इस लाइन के लिए x की वैल्यू 1 होती है, ठीक है, यानी 1 फॉर सैचुरेटेड वेपर लाइन, ठीक है, और इसके लिए x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 0 फॉर द सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बताया। इसके बाद हम अगले उस पर आते हैं, आपका अगले पे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर देखिए अगले उसमें हम देखेंगे, आपको जो बात ध्यान में रखनी है एक, कि आप इस रीजन में जो आपका ये वेट रीजन है, ये आपका टी हो गया, ये आपका टीएस डायग्राम हो गया। एक बात आपको जो ध्यान रखनी है ये वाली, कि आप इस वेट रीजन में आप पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, आइडल गैस इक्वेशन है, आप यहाँ नहीं लगा सकते, इस वेट रीजन में आप नहीं लगा सकते, ठीक है। तो पी वी इज इक्वल टू एम आर टी आपको ध्यान रखना है, ये नोट की तरह आप याद रखिए, आप इस रीजन में पी वी इज इक्वल टू एम आर टी नहीं लगा सकते। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप किस तरीके से आते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये कुछ नोटेशंस होती हैं, एफ जो हम यूज़ करते हैं सफिक्स में एफ, इसका मतलब होता है सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है, और जो हम यूज़ करते हैं क्या, जी सफिक्स में, तो उसका मतलब होता है सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। अब हम चीज़ों को इस तरीके से डिनोट करेंगे जैसे कि एच एफ एच जी यू एफ यू जी एस एफ एस जी वी एफ वी जी, ठीक है। इसका मतलब आपका जो ये, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे एंथैल्पी एट सैचुरेटेड लिक्विड, इसे बोलेंगे एंथैल्पी एट सैचुरेटेड वेपर, इसे इंटरनल एनर्जी एट सैचुरेटेड लिक्विड, इंटरनल एनर्जी एट सैचुरेटेड वेपर, एंट्रोपी एट सैचुरेटेड लिक्विड, एंट्रोपी एट सैचुरेटेड वेपर, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट सैचुरेटेड लिक्विड, स्पेसिफिक वॉल्यूम एट सैचुरेटेड वेपर, इस तरीके से होता है। कभी पूछ रहा था कि इनमें से अगर इनको इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया जाए तो ये कुछ इस तरीके से लगते हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं। देखो सबसे पहले आता है आपका एंथैल, देखो एच, एक बात याद रखना, एच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन यू, ठीक है। अब जो गैस होती है उसकी वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू फ्लूइड, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, एच जो है वो यू से बड़ा हो, क्यों, क्योंकि एच इज इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस पी वी होता है, इसमें एक चीज़ ऐड हो रही है, तो यानी कि एच की वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे जो बड़ा होता है आपका वो होता है एच जी, उसके बाद आता है आपका यू जी, क्योंकि गैस के लिए बड़ा होता है, उसके बाद आता है आपका एच एफ, ठीक है, फिर आता है आपका, सॉरी उसका आता है यू, हाँ उसके बाद एफ़ आता है, एफ़ आता है तो आपका यहाँ पर आएगा ये, इसके बाद आता है आपका एच एफ, फिर आता है आपका यू एफ, उसके बाद आता है आपका एस जी, उसके बाद आता है आपका एस एफ। तो ये इस तरीके से ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट आपको याद रखना है, पॉइंट आपको क्या याद रखना है, वो आपको नोट की तरह याद रखना है। रेफरेंस स्टेट जो हम मान के चलते हैं वो स्ट्रीम टेबल में वो U0 और S0 मान के चलते हैं। द रेफरेंस स्टेट फॉर द स्ट्रीम टेबल is
U इज़ इक्वल टू ज़ीरो और S इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और ये कहाँ पर होती है आपके, ये आपकी होती है एट 0.01 डिग्री सेल्सियस, एट 0.01 डिग्री सेल्सियस। ये आपका रेफरेंस पॉइंट होता है जो जहाँ जिसके बाद से आप वैल्यू स्टार्ट करते हैं, ये आपके स्टीम टेबल की होती है, ठीक है। इसके बाद आपका कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं। एक्सप्रेशन अगर हमें एंथैल्पी निकालना हो, हमें एंट्रोपी निकालना हो टीएस डायग्राम में, तो हम कैसे निकालेंगे। तो आइए हम वो एक्सप्रेशन देखते हैं कि किस तरीके से निकाली जाती हैं डिफरेंट पॉइंट्स की एंथैल्पी और एंट्रोपी, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी के एक्सप्रेशंस निकालेंगे। सबसे पहले एक्सप्रेशन निकालने से पहले किस पॉइंट की निकालनी है, उसके लिए हम यहाँ पर एक कर्व ड्रा कर लेते हैं पहले वाले की तरह। ये आपका टी हो गया, ये आपका एस हो गया, ठीक है। और ये आपका टी एस डायग्राम हो गया। टी एस डायग्राम में यहाँ पर आपकी कांस्टेंट प्रेशर लाइन हो गई। कांस्टेंट प्रेशर लाइन में पॉइंट्स डिफाइन कर देते हैं। पॉइंट्स डिफाइन करने के लिए ये आपका हो गया ए पॉइंट, ये हो गया आपका बी पॉइंट, बीच में आपने सी पॉइंट ले लिया, ठीक है। ये आपका हो गया क्या, डी पॉइंट, और लास्ट में आपने जो लिया वो हुआ आपका ई पॉइंट, ठीक है। ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, तो ये आपके 5 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। इसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पर, ये आपका टी एस डायग्राम हुआ। हम एक एक करके ना हर एक पॉइंट की एंथैल्पी किस तरीके से निकालते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, पहले सिंपल देख लेते हैं। सबसे पहला अगर बात करूं एच बी, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है होते हैं। ये एच बी पॉइंट कहाँ पर है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर है। सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पर है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, यहाँ पर जो टेम्परेचर है, ठीक है, यहाँ पर टी टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर पर स्टीम टेबल पर इस प्रेशर पर, जो ये प्रेशर लाइन होगी P इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इस पर्टिकुलर प्रेशर और पर्टिकुलर टेम्परेचर पर HF की वैल्यू लिख देंगे, वो आपकी HB की वैल्यू होगी, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट आपका D पॉइंट, जो आपका सैचुरेटेड कहाँ पर है, वेपर लाइन पर है, ठीक है। सैचुरेटेड वेपर लाइन पर है। उसका अगर मैं देखूं तो यहाँ पर क्या आएगा, HG, ठीक है। HG की मैं बात करता हूँ अगर, तो आप खुद देखिए HG आपका क्या है, सैचुरेटेड वेपर लाइन पर है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस टेम्परेचर पर, ठीक है, और इस पर्टिकुलर प्रेशर पर, जो प्रेशर लाइन है, इस पर हम स्टीम टेबल पर सैचुरेटेड वेपर पर HG की वैल्यू देखेंगे, वो आपकी HD की वैल्यू होगी, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम आते हैं किसकी, HC की, वेट रीजन पर। यहाँ पर हम कोई भी आइडल गैस इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते, मैंने बताया था। तो वेट रीजन पर आप कैसे निकालेंगे, आप क्या करोगे, HB की तो यहाँ तक एंथैल्पी हो गई, और x टाइम ऑफ दिस, ठीक है, x टाइम ऑफ ये और ऐड हो जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, HB प्लस x टाइम ऑफ HFG, और यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, HB को लिख सकते हो HF प्लस x टाइम ऑफ उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे HG माइनस HF, ये आप HC निकाल लोगे यहाँ से। अब बचे आपके 2 पॉइंट्स, ठीक है। एक अब आपका एक तो बचा सुपर हीटेड वेपर और एक बचा सबकूल्ड रीजन में, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट आपका देते हैं HE, ठीक है। ये आपका कहाँ है, सुपर हीटेड रीजन में है। कहाँ है, सुपर हीटेड रीजन में। सुपर हीटेड रीजन की अगर मैं बात करूँ ना, तो आप कैसे निकालोगे, आप ऐसा करोगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा HD, ठीक है, क्योंकि D तक हमको वैल्यू पता है, प्लस याद रखना इससे ऊपर होता है CPDT, जो H की वैल्यू होती है वो CPDT। तो यहाँ पर क्या है कि वेपर रीजन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा CP वेपर, ठीक है, CP वेपर, ये हो जाएगा आपका TE माइनस TD, यानी डिग्री ऑफ सुपर हीट। तो आप समझ गए। इसके बाद मैं बात करता हूँ अगले की,
तो एक आखिरी पॉइंट आपका यहाँ पर बचा, उसको हम फिफ्थ पॉइंट जो है वो आपका होगा एच ए। ठीक है, एच ए आपका क्या होगा, वो आपका सबकूल्ड रीजन में है। तो सबकूल्ड रीजन में तो पहली बात तो से हमारे को कौन सा पॉइंट पता है, सबकूल्ड है ना, ये हमें पता है एच बी पता है ना, लेकिन उससे हमें एच ए निकालना, तो पीछे जाना पड़ेगा तो माइनस। ठीक है, और मैंने बताया कि सबकूल्ड इसमें क्या होता है सी पी डी टी, तो यहाँ पर देखो लिक्विड रीजन है, वेपर रीजन नहीं है, तो सी पी क्या होगा लिक्विड, और यहाँ पर आ जाएगा डिग्री ऑफ सबकूलिंग। ठीक है, तो ये आपका हो गया एच ए। ठीक है, इस ही तरीके से आपका एंट्रोपीज़ निकालनी है हमें पाँचों पॉइंट पर। अच्छा, तो अगली हेडिंग हमारी क्या है, एंट्रोपी एक्सप्रेशन। ठीक है, यानी कि एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी। एक्सप्रेशन फॉर एंट्रोपी। इसके भी हम उसी तरीके से निकालेंगे। सबसे पहला अगर हम बोलूँ बी पॉइंट पर, ठीक है, बी पॉइंट पर, तो यहाँ पर एस बी की बात करनी चाहते हैं हम। एस बी इज इक्वल टू एस एफ होगा। सिमिलरली हमें स्टीम टेबल पे जा करके पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पर एंट्रोपी की वैल्यू देखनी है एस एफ सेचुरेटेड लिक्विड में। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात करूँ तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एस डी की जगह आप क्या देख सकते हैं एस जी। ठीक है, और थर्ड पॉइंट देखेंगे तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एस सी को क्या लिख सकते हैं, एस बी तो हमें पता ही है, प्लस एक्स टाइम ऑफ एस एफ जी। देखिए ये जो एक्स है ये क्या है, आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन है। ठीक है, पीछे भी हमने यूज़ किया था, ये आपका ड्राइनेस फ्रैक्शन है। वहाँ पर लिखते देते हैं हम कि ये आपका ये है आपका क्या, ड्राइनेस फ्रैक्शन, कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो इसको अगर मैं फर्दर लिखूँ तो किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एस बी प्लस एक्स टाइम ऑफ एस जी माइनस एस एफ। ठीक है, और एस जी माइनस एस एफ को ना मैं एच एफ जी अपॉन टी भी लिख सकता हूँ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। मतलब अगर मैं इसको और एलेबोरेट करना चाहूँ तो इसको और एलेबोरेट किया जा सकता है। कैसे, मैंने क्या लिखा, एस सी पॉइंट पर क्या लिखा मैंने, एस एफ प्लस एक्स टाइम ऑफ एस जी माइनस एस एफ। तो आप इस टर्म को क्या लिख सकते हो, एस एफ प्लस एक्स, एस जी माइनस एस एफ को लिख सकते हो आप एच एफ जी अपॉन में टी टेम्परेचर, ये होता है। ठीक है आपका, और ये किस तरीके से, ये कहाँ से निकल के आया मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये जो आपकी टर्म है ना, ये आपका, इसको मैंने, आप अगर देखें तो मैंने इस टर्म को इसमें कैसे लिख दिया ये बताना पड़ेगा। तो इसको देखो आप, यहाँ देखो आप, एक इक्वेशन होती है आपकी टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी ओपन सिस्टम के लिए। यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर के लाइन के लिए लिख रहे हैं हम ये इक्वेशन, तो डी पी की वैल्यू ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ये डी जीरो होने के बाद यहाँ पर क्या आएगा आपका, डी एस इज इक्वल टू डी एच अपॉन टी, यानी कि यहाँ पर लिख सकता हूँ एस जी माइनस एस एफ इज इक्वल टू एच एफ जी अपॉन में टी। ठीक है, तो ये यहाँ से पुट किया, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों फार्मूलों का यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद अगर हमें निकालना हो क्या चीज़, फोर्थ जो निकालना है वो है एस ई पॉइंट निकालना हो। देखो वहाँ पर हम यूज़ करते थे, पहले तो हमें क्या पता है, एस डी पता है प्लस, वहाँ पर हम क्या सी पी डी टी यूज़ करते थे। यहाँ पर हम करेंगे सी पी एल एन, सी पी वेपर एल एन टी ई अपॉन टी डी यूज़ करेंगे। ठीक है, और लिक्विड वाले केस में भी ऐसा ही करेंगे। अगर आपको निकालना है एस ए तो हम लिखेंगे एस बी माइनस सी पी लिक्विड, या आपको याद रखना किस में सी पी एल एन वाला आएगा, किस में सी पी डी टी आएगा। एस एंट्रोपी के केस में आपका आएगा, एंट्रोपी के केस में आपका सी पी डी टी आएगा, सॉरी एंट्रोपी के केस में सी पी एल एन आएगा, और एंथैल्पी के केस में आपका सी पी डी टी आएगा। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके बाद आपका एक चीज़ और होती है, ठीक है,
वैसे मैं ये बता सकता हूँ आपको कि ये आपका जो सी पी मैंने इस टर्म में लिखा है, इसको इस टर्म में मैंने कैसे लिखा है। देखो यहाँ पर जो इस चीज़ को यहाँ पर अगर सी डी टी लिखोगे फिर इंटीग्रेट करोगे तो डी टी बाई टी का इंटीग्रेट इस तरीके से आ जाएगा और सी बाहर रहेगा, तो इसलिए आपका ये इस तरीके से आया है जो चेंज इन एंट्रोपी निकला उसके बाद। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूले याद रखने हैं। इसी के साथ हमने ये सीख लिया यहाँ पर कि हम किसी पॉइंट पर एंथैल्पी और एंट्रोपी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम मिक्सचर ऑफ गैसेस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मिक्सचर ऑफ गैसेस के बारे में एक हेडिंग में यहाँ पर लिखता हूँ मिक्सचर ऑफ गैसेस। सबसे पहले मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करो तो गैसेस क्या कहते हैं, वैन डर वाल इक्वेशंस को मैं देखता हूँ एक बार। आपका वैन डर वाल इक्वेशन, ठीक है, वैन डर वाल इक्वेशन की बात की जाए तो P प्लस ए बाई वी स्क्वायर, ठीक है, V माइनस पी इज इक्वल टू आर टी। ठीक, ये तो आपका क्या हो गया, वैन डर वाल इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूँ यहाँ पर ए बाई वी स्क्वायर क्या होता है, एक करके टर्म्स को जान लेते हैं। ए बाई वी स्क्वायर क्या होता है, फोर्स ऑफ कोहेशन, फोर्स ऑफ, ये आपका होता है फोर्स ऑफ कोहेशन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस। ठीक है, ये पी वी इज इक्वल टू आर टी से बना है, बस वंडर आइडल गैस इक्वेशन होती है तो पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है। यहाँ पर क्योंकि ये इसमें टर्म्स ऐड हो जाती है वैन डर वाल गैस इक्वेशन में। और जो ये बी है आपका, बी है जो ये आपका होता है वी सी बाई थ्री, और ये वी सी आपका क्या है, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो इसको आप इस तरीके से, ये आपको वन वर्ड में ही पूछ लेते हैं कभी, तो आपको वैसे याद रखना है क्रिटिकल वॉल्यूम बाय थ्री। ठीक है, आपको छोटे छोटे फार्मूले हैं जो मिक्सचर ऑफ गैसेस में यूज़ होंगे जो आपको याद रखने हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हमें एक कंटेनर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हों, ठीक है, तो किस तरीके से सीपी लिखते हैं। आपका सबसे पहले सीपी निकालना है आपको मिक्सचर ऑफ गैसेस का, मिक्सचर ऑफ गैसेस का। तो आप कैसे निकालेंगे, आप लिखेंगे M1 CP1 प्लस M2 CP2 प्लस डॉट 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 अपॉन में सबके मासेस। सिमिलरली आपको CV निकालना हो मिक्सचर ऑफ गैसेस में तो आप निकालेंगे M1 CV1 प्लस M2 CV2, ठीक है, प्लस डॉट 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 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, उसके बाद अगर आपको मान लो H का मिक्सचर निकालना है, एंथैल्पी निकालनी है, तो यहाँ पर वही आएगा M1 H1 प्लस M2 H2 प्लस डॉट 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 अपॉन में M1 प्लस M2। ठीक है, इसके बाद आपका जो यहाँ पर जो टर्म बची वो आपकी U बचा। अगर आपको U का मिक्सचर निकालना है तो वो आपका होगा M1 U1 प्लस M2 U2 प्लस डॉट 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 यहाँ से चला जाएगा अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा आपका M1 M2, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। R का मिक्सचर निकालना है आपको मिक्सचर ऑफ गैसेस में तो वो भी आपका सिमिलर तरीके से होगा। मैंने सारे एक तरीके से इसलिए बताया क्योंकि सारे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर M1 प्लस M2 प्लस, ठीक है, यहाँ पर ये हो गया आपका, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये आपका मोलर मास, मोलिकुलर मास हो गया, या R की पर्टिकुलर गैस की वैल्यू हो गई। इसके बाद एक चीज़ और आती है जिसका नाम है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक है, अच्छा, आपका डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये क्या कहता है, ये कहता है कि एक बैलून में डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हैं। ठीक है, तो सबका पर्टिकुलर स्पेस, फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड टेम्परेचर पे सबके पार्शियल प्रेशर का सम टोटल प्रेशर के इक्वल होगा। और अगर मैं किसी एक का पार्शियल प्रेशर निकालना है तो हमें निकालना पड़ेगा x1 इंटू पी। ये क्या है, इसका मोलर फ्रैक्शन, यानी कि एक पर्टिकुलर गैस के मोलर फ्रैक्शन से हम क्या करेंगे, मोलर फ्रैक्शन निकालेंगे और उसका टोटल प्रेशर निकालेंगे तो उसका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, ये होता है। इसके बाद
हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है आपका मोलर चार्ट। देखो मोलर चार्ट क्या होता है, ये एक प्लॉट होता है एच और एस के बीच में, एंथैल्पी और एंट्रोपी के बीच में। अभी हम टी एस के बारे में पढ़ रहे थे, पर ये होता है आपका एच और एस के बीच में। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम लिखूंगा तो मैं लिखेंगे इट इज़ ए प्लॉट ऑन एच एस and the slope of constant pressure line on HS कर्व। देखिए ये क्या था, प्लॉट ऑन एच एस होता है, मतलब आप एंथैल्पी और एंट्रोपी का प्लॉट होता है, उसे मोलर डायग्राम कहते हैं। और इसका स्लोप कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन एच एस कर्व इज इक्वल, जो इसका स्लोप होता है ना वो होता है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, वो किस तरीके से आएगा अभी हम देखेंगे। एंड ड्यू टू दिस कांस्टेंट प्रेशर लाइन, और इस कांस्टेंट प्रेशर लाइंस जो होती है वो आगे जाके डाइवर्जिंग नेचर की होती हैं सुपर हीटेड रीजन में, वो क्या होती हैं। एंड ड्यू टू दिस द कांस्टेंट, कहीं पूछ लिया जाता है कि डाइवर्जिंग नेचर की होती हैं, कैसी नेचर की होती है, तो आपको कांस्टेंट प्रेशर लाइन आर of diverging nature in superheated region। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मोलर डायग्राम इस तरीके से होता है। अब इसको बना के हम दिखाते हैं एक बार किस तरीके से मोलर डायग्राम होता है। सपोज करो ये आपका है कर्व, ठीक है, इसका भी, इसमें भी आपका डोम बनता है, ये आपका एच एस डायग्राम होगा। एच एस डायग्राम किस तरीके से बनता है, ये आपका कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है वो कुछ इस तरीके से जाती है, फिर यहाँ से यूं, फिर ये वाली लाइन आपकी जाएगी यूं, ठीक है, फिर यहाँ से यूं, ठीक है, फिर ये लाइन जाएगी आपकी यूं, फिर यहाँ से यूं। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से जाती है। अब यहाँ पर देखिए डाइवर्ज क्यों होती है, अगर हम इसका छोटा सा डेरिवेशन देखें ना तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस वी डी पी। कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन है ये तो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आपको आएगा क्या, डी एच माइनस डी एस इज इक्वल टू टी। ये तो आपका स्लोप, तो आप समझ गए होंगे स्लोप क्या होता है, आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये स्लोप क्या यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर आपका एब्सोल्यूट, इसका पूछ लेता है कभी कभी एच बाई डी एस का स्लोप क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है प्योर सब्सटेंस की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।